हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पर वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, जिससे कि आप सभी का रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। तो चलिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आप सभी लोग देख ही रहे हैं। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्रिपिटक जो है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। त्रिपिटक को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये किसके माध्यम से? बौद्ध धर्म के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म ने इसे 3 भागों में बांटा है, इसीलिए इसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में जो पहला भाग है वो है विनय पिटक, और जो दूसरा भाग है दोस्तों, वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। पहला भाग क्या है? विनय पिटक। दूसरा भाग है अभिधम पिटक और तीसरा भाग जो है आपका सुत्त पिटक। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर एक बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पद्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यस। और सभी लोग को जानना चाहिए कि जो गंगा नदी का उद्गम है वो आपका उत्तराखंड से है। ठीक है, जो स्टार्ट है जहां से होता है उत्तराखंड से शुरू होता है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? आप सभी लोग बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में जो पूरन भगत है ये निम्नलिखित में से क्या है? लोक नृत्य है या लोक गीत है या नृत्य नाटिका है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका लोक गीत जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत जो है निम्न में से लोक गीत है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग पूरे फोकस के साथ पढ़िए, जिससे कि आप सभी को अच्छे से ध्यान में रहे। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? आप सभी लोग बताइए, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा जो है सबसे अधिक लंबी है? गुजरात की, महाराष्ट्र की या आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की? तो यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तटीय सीमा की बात कर रहा है। तो भारत में जो है दोस्तों, गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है सबसे लंबी है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उलिकटा कौन सा? गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गोवा राज्य की तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। भारत में जो है गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है और आपका सबसे भारत राज्य के भारत में जो गुजरात राज्य है इसकी तटीय सीमा सबसे अधिक है और सबसे छोटी मैंने आपको बताया गोवा राज्य की जो तटीय सीमा है। पूरे भारत में गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और इस राज्य की जो तटीय सीमा है गोवा राज्य की वो भी सबसे छोटी है। आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा इसे, गोवा राज्य की तटीय सीमा भी सबसे छोटी है। चलिए, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सरकारिया, ठीक है, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है?
दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 5 नंबर प्रश्न में सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध से, सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से जो है संबंधित है। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सरकारिया आयोग जो है निम्न में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 मार्च सन 1983 को जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है मधुर संबंध स्थापित करने के लिए जो है क्या हुआ था? सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। 24 मार्च आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 24 मार्च सन 1900 कितना दोस्तों? सन 1983, ठीक है। जो सरकारिया आयोग है इसकी स्थापना जो है 24 मार्च सन 1983 ईस्वी में की गई थी। और इसका रीजन क्या है? ये आयोग जो संबंध किससे रखता है, किस चीज के लिए ये शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो है मधुर संबंध जो स्थापित करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग का जो है गठन किया गया है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर या आपका सुभाष चंद्र बोस? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों सभी लोग। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? खुदीराम बोस ने या प्रफुल्ल चाकी ने या बीडी सावरकर ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों सन 1899 ईस्वी में की गई। और इसकी स्थापना जो है किसने की? यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है बीडी सावरकर, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीडी सावरकर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अभिनव भारत की स्थापना। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, ध्यान से पूरा देखिए हर एक प्रश्न। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, प्रथम युद्ध की बात कर रहा है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, ये क्या राइट आंसर है? दोस्तों 7 नंबर प्रश्न जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि तराइन का युद्ध जो है सन 1191 ईस्वी, ठीक है। कब दोस्तों? तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1911 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? बताने का प्रयास कीजिए गूगल। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन तथा इसकी धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न यदि बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर मौसम जो है इसका परिवर्तन, इसका क्या कारण है? तो जो पृथ्वी है इसका परिक्रमण और इसकी धुरी का झुकाव, तो इसी वजह से जो है मौसम में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसका परिक्रमण मतलब इसका घूमना, इससे क्या होता है पृथ्वी हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है। तो इसीलिए ये जिस एरिया में रहेगी वहाँ का माहौल, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर मौसम के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है परिक्रमा करती रहती है और ये अपनी धुरी पर झुकाव के कारण जो है यहाँ पर मौसम में परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न सभी लोग देखिए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है दंत चिकित्सों और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या पॉइंट बोला। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं और दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण है, इनका यूज जो है किया जाता है, ठीक है। जबकि सोलर कुकर, टार्च, सर्च लाइट, ठीक है, ये सब अवतल दर्पण की श्रेणी में आते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का, मैंने आपको बताया कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग कौन कौन करता है मैंने आपको बताया है। यदि एक बार चाहें तो और बता दें तो देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है दांत के डॉक्टर लोग जो हैं वो करते हैं, ठीक है, दांतों को देखने के लिए। बाकी सोलर कुकर में जो है इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण में। टार्च में जो है अवतल दर्पण लगा रहता है। सर्च लाइट जो है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आप सभी को ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण का जो यूज है वो दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? दोस्तों विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कन्याकुमारी में जो है विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंध रखता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये किससे संबंध रखता है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 340 है ये पिछड़ा वर्ग आयोग इससे संबंध रखता है। आप सभी लोग दिमाग लगाते हुए हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो है निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताएं। तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो है किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन, ये सारे पदार्थ जो है मिलने से अम्ल वर्षा होती है। आप सभी लोग फिर से सुनिएगा। वायुमंडल में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और क्लोरीन व फ्लोरीन, इन पदार्थों को जो मिश्रण होता है तो इससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। यह इमारतों तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ कहाँ नकारात्मक प्रभाव डालता है? इमारतों पर ये दुष्प्रभाव डालता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इस पे इसका दुष्प्रभाव होता है। और ये अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? आप सभी लोग को पता होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने 13 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो है ए को बताया है अरावली, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
बचपन टूर तो सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुरंगी। निम्नलिखित में से किस किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? एनर्जी लेवल आप सभी लोग बरकरार रखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, ये ए बी सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजोल, नील हरित शैवाल या अल्फा अल्फा, तीनों के तीनों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस क्लास के लास्ट प्रश्न में। लास्ट प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यहां पर फ्यूरर के नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर को जो है फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, और 30 जनवरी सन 1933 ईस्वी में जर्मनी का जो है चांसलर ये बने। ठीक है, किसे, ये कब बने, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों 30 जनवरी, आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 30 जनवरी आप सभी लोग ध्यान में रखिए, 30 जनवरी सन 1933 ईस्वी में जो है ये जर्मनी के जो है फ्यूरर बने। ठीक है, तो इन्हें जो है फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी को समझ में तो आ गया होगा, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये क्लास जो है आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास अटेंड करने के लिए, और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच जाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी लोग अभी इस चैनल पर नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।